जय हिंद दोस्तों। मैं सुमित प्रताप आपका अपना चैनल स्टडी विथ क्रेजी कॉन्सेप्ट में स्वागत करते हैं। आज हम केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण 100 से अधिक क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। जो यह कि इसमें 90% हमारा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का ही होगा, जो एग्ज़ाम में बार बार किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। इस तरह के वीडियो आपके हमारे चैनल पर रेगुलर मिलते रहेंगे। चलिए देखते हैं बिना समय गवाए हुए पहला क्वेश्चन हमारा यह है कि एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किस में मिलते हैं। जो एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं वो किस में मिलते हैं, वो प्राकृतिक तत्व मिलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर सी हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। इसमें हमारा मिलान करना है। इसमें हमारा क्या है, इसमें मिलान करना है। तो हीरा किसका बना होता है, तो हीरा कार्बन का भी एक अपरूप होता है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है आप लोग को। कैल्शियम किसका होता है, संगमरमर कैल्शियम का होता है। और रेत क्या होता है, रेत सिलिकॉन से। और मनिकम एल्युमिनियम का होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप भी चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके बनाते रहिएगा, जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। चलिए देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है। क्या इसमें देखना है, एक यौगिक है। तो इसमें देखते हैं स्टील क्या है, स्टील हमारा एक मिश्रण है। क्या है, यह एक हमारा मिश्रण होता है। पीतल क्या है, पीतल भी एक मिश्रण होता है। पीतल भी क्या होता है, मिश्रण होता है। और हीरा क्या होता है, हीरा तो एक अपरूप होता है। किसका अपरूप होता है, यह कार्बन का अपरूप होता है हीरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर रेत हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। यह क्या है, यह एक यौगिक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विरंजक चूर्ण क्या है, विरंजक चूर्ण क्या होता है। तो विरंजक चूर्ण क्या होता है, यह एक यौगिक होता है। क्या होता है, यह एक यौगिक होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, यौगिक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है। इसमें क्या पूछ रहा है कि मिश्रण नहीं है। तो कांच क्या है, कांच एक मिश्रण है। पीतल क्या है, पीतल भी एक मिश्रण है। इस्पात भी क्या होता है, इस्पात भी एक मिश्रण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ग्रेफाइट हो जाएगा। ग्रेफाइट क्या है, तो ग्रेफाइट एक तत्व होता है। क्या होता है, ग्रेफाइट एक तत्व होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बारूद क्या होता है। ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछे जाते हैं कि बारूद क्या होता है। चलिए हम देखते हैं बारूद एक क्या होता है, तो बारूद एक मिश्रण होता है। बारूद क्या होता है, बारूद एक मिश्रण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, कि मेरा अगला क्वेश्चन रहा कि कोयला क्या है। कोयला, कोयला क्या है, तो कोयला एक तत्व होता है। क्या होता है, कोयला एक तत्व है। क्या है, कोयला एक तत्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा क्या है, तो हीरा भी क्या है, हीरा एक तत्व है। जो किसका अपरूप है, वो कार्बन का अपरूप होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। क्या करा है, अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। यह कथन किसका है, यह कथन किसका है, तो यह कथन किसने कहा था, यह कन्नाद ने कहा था। यह भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है। क्या इसमें पूछ रहा है, इसमें हमें यौगिक पूछ रहा है, ना कि तत्व और ना ही मिश्रण पूछ रहा है। तो इसमें चलिए इसमें देखते हैं कि इसमें मेरा यौगिक कौन सा है। तो इसमें मेरा पारा क्या है, पारा एक तत्व हो गया। पारा क्या है, एक तत्व है, जिसका ऐसा ही क्या होता है, सिंबल होता है पी बी होता है। क्या होता है, पी और बी होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओजोन क्या है, ओजोन एक मिश्रण है। क्या है, ओजोन एक तत्व है, मिश्रण भी होता है। O3 जिसको हम क्या कहते हैं, O3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु क्या है, तो वायु एक मिश्रण है। क्या है, तो वायु एक मिश्रण है। तो ये बचा कौन, अमोनिया। अमोनिया क्या होता है, अमोनिया एक यौगिक है, जिसका सूत्र क्या होता है, सूत्र लिख लीजिएगा इसका, NH3 होता है। क्या होता है, NH3 इसका सूत्र होता है अमोनिया का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है। इसमें हमें क्या बताना है कि इसमें कौन सा एक तत्व है। क्या है, तो तत्व है। तो चलिए देखते हैं। इसमें एक तत्व मेरा रह गया, क्या इसमें हो जाएगा, मनिका है तो नहीं होगा। इसका डी आंसर है। क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा, जो किसका अपरूप है, कार्बन का ही अपरूप है। चलिए देखते हैं। वायु क्या है, हम अभी 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 भी हमने बताया था, अभी जस्ट नहीं बताए थे कि वायु क्या है, तो वायु एक मिश्रण है, ना कि तत्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है।
रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो रासायनिक यौगिक तो वायु तो मिश्रण हो गया, वायु क्या है? मिश्रण है। ऑक्सीजन तत्व है। पारा क्या है? पारा भी तत्व है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका अमोनिया आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमोनिया हो जाएगा। जो कितना पूछा गया? आरआरबी, ईआरसी, टीए और सीए में देखिए पूछा गया हुआ है कि यौगिक कौन सा है, तो ये अमोनिया की यौगिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मिश्रण है, क्या पूछ रहा है इसमें दोस्त? इसमें मिश्रण पूछ रहा है। तो चलिए हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा इसमें मिश्रण हो जाएगा। दूध क्या है? दूध एक मिश्रण नहीं, ये पायस हो जाता है। क्या होता है? दूध एक पायस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, आप एक बात जान लीजिए कि जिसका भी सूत्र होगा ना, जिसका भी फॉर्मूला आप याद किए होंगे, वो हमेशा यौगिक में जाता है। तो CO2 क्या हो जाएगा? CO2 एक यौगिक हो जाएगा। HCl क्या हो जाएगा? HCl क्या हो जाएगा? यह भी एक यौगिक हो जाएगा। लेकिन इस्पात क्या है? तो इस्पात एक मिश्रण है। इस्पात क्या है? इस्पात एक मिश्रण है। ये भी देखिए 2007 में पूछा गया है आरआरबी में। शुद्ध तत्व कौन है? शुद्ध तत्व इसमें हमें बताना है कौन सा है। तो कांच क्या है? तो कांच एक मिश्रण है। क्या है ये? एक मिश्रण है, मिश्रण। तो सीमेंट भी क्या है? सीमेंट भी दो चीज से मिलके बना होता है, दो तीन से। तो सोडियम क्या है? सोडियम एक शुद्ध तत्व है। क्या है? सोडियम एक शुद्ध तत्व है, जिसका संकेत क्या होता है? Na होता है। क्या होता है? Na होता है। चलिए देखते हैं मेरा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस तत्व के परमाणु क्रमांक में सबसे सही निर्धारित करता है? यानी कि कोई किसी भी चीज़ का हमें परमाणु क्रमांक निकालना है, तो उसका सही निर्धारण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो प्रोटोनों की संख्या निकालनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? तो उसमें हमको प्रोटोनों की संख्या निकालनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित में से कौन सा कण होते हैं? परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ये हो जाएगा। P+N क्या होते हैं? ये नाभिक में होते हैं। क्या चीज़ में होते हैं? यह नाभिक में होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। मेरा अगला क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? लिथियम में होता है और हाइड्रोजन में नहीं होता। किस में नहीं होता है? हाइड्रोजन में नहीं होता है, लेकिन ट्रिटियम में भी होता है और हीलियम में भी होता है। चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्राकृतिक की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन के जो तरंग की प्राकृतिक है, इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी ब्रोगली। किसने खोज किया था? तो डी ब्रोगली। किसने खोज किया था? डी ब्रोगली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? तत्व के सबसे छोटे भाग को हम क्या कहते हैं? तत्व के जो सबसे छोटे भाग होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा परमाणु। क्या हो जाएगा? परमाणु हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। मेरा अगला क्वेश्चन रहा कि तत्व के डाल्टन के क्या है? तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप में रहता है? किसके अनुसार? तो डाल्टन के अनुसार सबसे छोटा कण जो क्या रहता है? जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है, कौन सा है? तो वो परमाणु हो गया। क्या हो गया? वह परमाणु हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है? किसी भी परमाणु का जो रासायनिक व्यवहार है वो किस पर निर्भर करता है? तो वह निर्भर करता है आपका न्यूक्लियस के जो इर्द गिर्द न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। क्या करता है? न्यूक्लियस के जो इर्द गिर्द घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कि नाभिक का द्रव्यमान संख्या क्या होता है? तो नाभिक के जो द्रव्यमान संख्या होते हैं, नाभिक के न्यूक्लियनों की संख्या होती है। क्या होती है? तो नाभिक के न्यूक्लियनों की संख्या, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर ये हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस प्रकार के परमाणु द्रव्यमान संख्या के अंतर होते हैं? क्या होते हैं? किसी प्रकार के परमाणु द्रव्यमान की संख्या के अंतर क्या होते हैं?
तो उसके अंतर होते हैं द्रव्यमान क्षति के बराबर। क्या होते हैं? द्रव्यमान क्षति के बराबर होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ही तत्व के दो समस्थानिक के विद्युत उदासीन परमाणुओं के लिए निम्नलिखित में गुणों की कौन सी भिन्नता होती है? तो उसमें गुणों की परमाणु द्रव्यमान में भिन्न होते हैं। जो समस्थानिक होते हैं, दो गो समस्थानिक में कौन सी भिन्नता होती है? तो परमाणु द्रव्यमान की उसमें भिन्नता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी परमाणु के परिकरण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, किसी परमाणु के परिकरण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा बराबर क्या होगा? उसकी कुल ऊर्जा क्या होगी? सदा धनात्मक होगी। क्या होगी? वह सदा धनात्मक होती है। देखिए एसएससी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, इस सब क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है। यदि अभी नाभिक का आकार को हमको पता करना है तो किस किरण के द्वारा हम इसे पता करेंगे? तो इस पर यदि हम अल्फा कण का प्रहार करते हैं, यदि हम ऐसे अल्फा कण का प्रहार करते हैं तो नाभिक का आकार का हमें पता चल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाभिक के धनावेशित होने का खोज किसने किया था? जो नाभिक है उसे धनावेशित होने का खोज किसने किया था? तो इसका खोज रदरफोर्ड ने किए थे। किसने? तो रदरफोर्ड ने किए थे। चलिए आगे देखते हैं। ये मेरा अगला क्वेश्चन रहा कि परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मान क्या होता है? जो परमाणु भार होते हैं उसके अंतर्राष्ट्रीय मान क्या होते हैं? तो उसके C12 होते हैं। क्या? C12 होता है। चलिए तो और एक होता है कार्बन का, कितना होता है? कार्बन का C14 होता है। क्या? कार्बन का C14 और परमाणु भार का C12 होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? प्रतिकण मतलब एंटी पार्टिकल, उसके विरुद्ध में कार्य करने वाला तत्व। तो उसका जो हो जाएगा क्या होगा? पॉजिट्रॉन का इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या होगा? पॉजिट्रॉन का इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूक्लियस का द्रव्यमान संख्या के बराबर क्या होता है? न्यूक्लियस का जो द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होता है? तो यह क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। यह सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है। क्या होता है? यह सदा उसके परमाणु क्रमांक से यह अधिक होता है। देखिए दोस्तों यह भी क्वेश्चन एसएससी 2010 में पूछा गया है। इसके जितने भी हमारे क्वेश्चन होंगे सब प्रीवियस ईयर के होंगे, इसलिए आप लोग इस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। देखते हैं अगला मेरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्या उनसे सिद्धांत? तो आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था वो जॉन डाल्टन साहब ने किए थे। किसने? तो जॉन डाल्टन ने। किसने? तो जॉन डाल्टन ने आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। फोटोन की ऊर्जा ई, संवेग P तथा वेग V का सही संबंध बताना है। तो इसका आंसर याद कर लीजिए आप लोग। इसका आंसर होता है डी। क्या है? डी। P बराबर E/C होता है। P बराबर E/C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह वीडियो आप लोग को यह इसलिए बना रहे हैं कि आप जहीं कहीं भी रहें तो इसे देख कर पढ़ सकते हैं। हर समय आपके पास कॉपी या किताब अवेलेबल नहीं हो पाता है। यदि आपको पढ़ने का इच्छा हो तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं। इसलिए हम आप लोग को इस तरह की वीडियो हमेशा प्रोवाइड करते रहते हैं। अभी तक यदि आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन यह रहा कि यदि परमाणु क्या है? परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? जो परमाणु शक्ति जो जितने भी संयंत्र होते हैं वो किस आधार पर काम करते हैं? तो विखंडन पर। क्या? तो विखंडन पर काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार की अभिक्रिया क्या है? किस प्रकार की अभिक्रिया सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा करती है? मतलब सबसे अधिक हानिकारक जो विकिरण पैदा करती है वो किस प्रकार की अभिक्रिया करती है? तो वो विखंडन अभिक्रिया करती है। कौन सी अभिक्रिया? तो विखंडन अभिक्रिया करती है। देखिए दोस्तों ये सारे इसमें 90% जो क्वेश्चन होगा वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है या फिर क्वेश्चन हो जाता है। इसे आप लोग ज़रूर से ज़रूर याद रखें और जब भी आपको टाइम मिले तो इसका रिवीजन करते रहें। एक बार देखने से कोई भी चीज़ आपको याद नहीं रहता है, लेकिन यदि आप इसे बार बार देखते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होगा। जीएस एक ऐसा चीज़ होता है जिसे आप बार बार देखेंगे तभी याद होगा, वरना एक बार देखेंगे और सोचेंगे कि आपको याद हो जाए, यह कभी भी नहीं याद होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होता है। जो हमारा सूर्य है उससे किस तरह से हमारे ऊर्जा मिलता है? तो ये नाभिकीय संलयन से। किस प्रकार से? तो नाभिकीय संलयन के तहत।
निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? जो नाभिकीय रिएक्टर है उसमें यह मंदक का कार्य करता है। तो इसमें हो जाएगा आपका भारी जल हो जाएगा। क्या इसका आंसर? भारी जल हो जाएगा जो मंदक के कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है। जो विखंडन की प्रक्रिया होती है वो किसके उत्तरदायी होती है? किसके उत्तरदायी होती है? तो यह उत्तरदायी होती है परमाणु बम के ऊर्जा मुक्त करने के लिए। यह क्या होती है? यह परमाणु बम के ऊर्जा मुक्त करने के लिए होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि कोबाल्ट साल्ट, जो कोबाल्ट साल्ट है वो आम तौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। क्यों प्रयुक्त होता है? क्या होता है? जो कोबाल्ट साल्ट का जो हम प्रयोग करते हैं वो किस लिए करते हैं या फिर क्यों करते हैं? तो यह करता है गामा किरण का उत्सर्जन, इसीलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ये एक तरह से और भी क्वेश्चन आता है कि कोबाल्ट साल्ट से कौन सी किरण निकलती है? तो उसका भी आंसर यही हो जाएगा कि उससे कौन सी किरण निकलती है? तो गामा किरणें निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हम देखते हैं कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीट होता है। ये हाइड्रोजन बम वाला जो दो बम वाला, एगो न्यूट्रॉन बम होता है, एगो हाइड्रोजन बम होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करता है। इसे आप हमेशा याद रखें कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह अनियंत्रित संलयन के सिद्धांत पर। कौन सा? अनियंत्रित संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध आयु 10 दिन है, इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय हो जाएगा कि पदार्थ का 3/4 भाग का विघटन 20 दिन में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 दिन में हो जाएगा। जहाँ आपको सॉल्यूशन करने का ज़रूरत पड़ेगा हम वहाँ खुद सॉल्यूशन कर देते हैं। चलिए देखते हैं कि एक रेडियो तत्व, एक क्या है? एक रेडियो तत्व जिसे भारत में बड़े भंडार के रूप में पाया जाता है। तो भारत में सबसे बड़ा रेडियो तत्व की जो सबसे बड़ी भंडार है वो किस चीज़ की है? तो वह थोरियम की है। क्या चीज़ की है? तो थोरियम का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कल्पक्कम के फास्ट ब्रीड रिएक्टर, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्त। ये क्वेश्चन यदि आपको सेट में मिलेगा ना तब आपको पता चल जाएगा कि नहीं सर उस समय सही बता रहे थे कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस सब क्वेश्चन को आप मिस मत कीजिएगा। यदि आप कहीं पे बैठे हुए हैं, यदि जो जो क्वेश्चन आपको याद नहीं हो तो वो बगल में लिख लीजिएगा। इससे आपको फ़ायदा होगा कि जो क्वेश्चन नहीं याद होगा वो भी आपको याद हो जाएगा। इसमें चलिए देखते हैं। कल्पक्कम कल्पक्कम फास्ट ब्रीड रिएक्टर में प्रयुक्त होने वाला ईंधन कौन सा है? तो थोरियम। क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा यूरेनियम। क्या हो गया? समृद्ध यूरेनियम। कौन सा है? समृद्ध यूरेनियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण करती है। यानी कि कार्बन जो डेटिंग है वो किसकी आयु निर्धारण करने में उपयोग की जाती है? तो किसकी? तो जीवाश्म की। किसकी की जाती है? तो यह जीवाश्म के लिए। किसके? जीवाश्म के लिए यह उपयोग में लाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना कि अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। जो हमारे अमोनिया क्लोराइड है उसका जलीय विलयन कैसा होता है? यह आप लोगों को बताना है कि उसका जो जलीय विलयन होता है कैसा होता है? तो वह क्षारीय होता है। क्या होता है? तो वह क्षारीय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि H2 और जलीय NHO भारी परख नली के विलयनों में विभेदन किया जा सकता है। किस आधार पर उसे विभेदन कर सकते हैं यानी कि अलग अलग पहचान कर सकते हैं? तो लाल लिटमस का हम प्रयोग करके उसे अलग अलग पहचान हम कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय लवण है? क्या है? अम्लीय लवण है। तो कौन सा इसमें एक अम्लीय लवण हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा H2। H2 इसका हम क्वेश्चन ऊपर कर लेते हैं थोड़ा इसका कि इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर डी हो जाएगा। H2O3 हो जाएगा। तो देखते हैं निम्नलिखित में से लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो वह कौन सा जलीय विलयन है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो क्या हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि Na2CO3 हो जाएगा। Na2CO3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्राकृतिक में अम्लीय होता है, क्यों लवण में होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोलाइसिस। क्या हो जाएगा? हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। इस तरह के आपको बहुत ही इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं, इसे आप ध्यान से पढ़िएगा और एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। चलिए देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि जियो, इसमें भी हमको मिलान करना है।
तो इसका देखते हैं क्या होता है। तो इसमें जियोलाइट क्या है, जियोलाइट, जियोलाइट किस में हो जाएगा, इसका हम देख लेते हैं आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या है, जियोलाइट किस में उपयोग किया जाता है, तो फोटोग्राफी में। और सोडियम थायोसल्फेट का जो उपयोग किया जाता है वो किस में किया, नहीं, जियोलाइट का जो उपयोग किया जाता है जल शुद्धिकरण में, क्या में किया जाता है, तो जल को शुद्धिकरण में करने के लिए हम जियोलाइट का, और सोडियम थायोसल्फेट का यूज हम फोटोग्राफी में करते हैं। क्या में करते हैं, जब आपको कुहासा वहासा लगा हुआ रहता है तो सोडियम थायोसल्फेट का ही उसमें प्रयोग किया जाता है। अब मैग्नीशियम सल्फेट का हम किस में प्रयोग करते हैं, तो मैग्नीशियम सल्फेट का हम शोधक के रूप में क्या करते हैं, तो इसे हम शोधक के रूप में प्रयोग करते हैं। और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को हम किस लिए प्रयोग करते हैं, तो ग्रेफाइट को हम शुष्क सेल में प्रयोग करते हैं। क्या चीज़ में, इसको हम शुष्क सेल में प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, मेरा अगला क्वेश्चन भी मिलान करने वाला ही है। तो इसका देखते हैं, इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा पोटेशियम, क्या हो जाएगा, पोटेशियम एक क्या है, तो पोटेशियम एक पोटेशियम ब्रोमाइड क्या है, फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। अब पोटेशियम नाइट्रेट जो है, पोटेशियम नाइट्रेट को हम बारूद में उपयोग करते हैं। किस में उपयोग करते हैं, इसको हम बारूद में उपयोग करते हैं। अब पोटेशियम सल्फेट का जो यूज किया जाता है वो उर्वरक में, सल्फेट क्या, तो सल्फेट उर्वरक में। ये बहुत ही कन्फ्यूजन सा क्वेश्चन है, इसे हम आप ध्यान से देखिए, फिर से एक बार देख लीजिए कि पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग किस में किया जाता है, तो पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी में किया जाता है। लेकिन पोटेशियम नाइट्रेट का जो उपयोग किया जाता है वो बारूद में किया जाता है। किसमें, तो बारूद में किया जाता है। और पोटेशियम सल्फेट का, सल्फेट यदि आ गया तो उर्वरक में हो जाएगा। लेकिन मोनो पोटेशियम टर्टरेट क्या है, मोनो पोटेशियम टर्टरेट, इसका हम किस में करेंगे, तो बिक्री में करेंगे। किसमें, तो बिक्री में करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। मेरा अगला भी क्वेश्चन मिलान करने में, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में एक रहता दिया हुआ रहता है, तो उसे घबराइएगा मत, आप एक दो को मिलान कीजिएगा तो आंसर आपको खुद ही मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कि विटामिन बी 12 किस तत्व में, इसमें देना है कि कौन सा तत्व में उपस्थित होगा, ये जो अणु दिया हुआ है। तो विटामिन 12 किस में उपस्थित होगा, तो ये कोबाल्ट में होता है। किस में, तो विटामिन 12 क्या हो जाएगा, कोबाल्ट में। और हेमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है, तो हेमोग्लोबिन में आपको लोहा होता है। क्या होता है, लोहा होता है। लेकिन क्लोरोफिल कहेगा, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। ये आपको बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या, मैग्नीशियम पाया जाता है। और एक क्या मेरा रह गया, पीतल, पीतल क्या हो गया, तो पीतल का तांबा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आतिशबाजी में किसका, निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवण का प्रयोग आतिशबाजी के रंग में किया जाता है। इसमें आतिशबाजी का जो रंग होता है ये स्ट्रांसियम और बेरियम होता है। और एक क्वेश्चन इसमें और आता है कि स्ट्रांसियम जो रंग कैसा देता है, ये लाल रंग देता है। इसको आप कॉपी पर नोट कर लीजिएगा कि ये क्वेश्चन आपको आता है कि आतिशबाजी में लाल रंग का उपयोग किया जाता है कौन सा तत्व के लिए, कौन सा तत्व के लिए, तो स्ट्रांसियम के लिए। और एक होता है क्या, एक होता है नीला, क्या होता है, नीला, वो नीला हो गया बेरियम के लिए। किसके लिए, बेरियम के लिए नीला का प्रयोग किया जाता है। तो एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक रेडियोधर्मी तत्व जिसे भारतवर्ष में बहुत बड़े भंडार हैं, तो कौन सा है, तो वो हो गया आपका थोरियम। थोरियम की भंडारण भारत में बहुत बड़े पैमाने पर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि मोतियों की रासायनिक संरचना, मोतियों की जो रासायनिक संरचना होती है वो किसकी बनी होती है, तो ये होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। यानी कि आंसर मेरा क्या हो गया, आंसर मेरा ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सीमेंट का मुख्य घटक है। क्या है, तो सीमेंट का जो मुख्य घटक है वो क्या होता है, तो वो चूना पत्थर होता है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु, निम्नलिखित में से धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क, यानी कि कह रहा है बॉक्साइट अयस्क किसका है, तो बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो यह एल्युमिनियम का है। किसका है, तो यह एल्युमिनियम का है। ये क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, एल्युमिनियम के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने के लिए
हम किसका प्रयोग करते हैं, नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाए जाते हैं। तो स्टेनलेस स्टील में जो आपके तत्व पाए जाते हैं वो कौन सा तत्व पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं आपके, क्या पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं लोहा, क्रोमियम और कार्बन। कौन सा पाए जाते हैं, लोहा, क्रोमियम और कार्बन पाए जाते हैं। जिंक सल्फेट आम तौर पर प्रयोग किए जाते हैं। जिंक सल्फेट में आम तौर पर किस लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो एक कवकनाशी के रूप में। किस लिए, तो कवकनाशी के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा कि बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर जो होते हैं वो किसके बने होते हैं। यह क्वेश्चन भी आपको बहुत बार एग्जाम में देखना, यदि आप सेट मारते होंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते ही होंगे। इस किसका होता है जर्मन सिल्वर, ये आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा कि कॉपर प्लस जिंक प्लस निकेल होता है, ना कि उसमें सिल्वर लिखा हुआ है तो सिल्वर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना, कि मेरा क्वेश्चन है कि स्वर्ण की शुद्धता, जो स्वर्ण की जो शुद्धता होती है कितना होती है, वो 24 कैरेट की होती है। कितने की होती है, 24 कैरेट की होती है। कठोर स्टील में होता है, कठोर स्टील में आपको बताना है कि कार्बन कितने से कितने परसेंट का होता है, तो उसमें होता है 1% से लेके 0.4% तक होता है। 1% से लेके 0.4% तक होता है। अब देखिए जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता है। ये जर्मन सिल्वर सिर्फ नाम सिल्वर है, लेकिन इसमें सिल्वर होता नहीं है। इसमें क्या होता है, इसमें सिल्वर होता नहीं, इसमें सिल्वर ही नहीं होता है। तो किस चीज़ के होते हैं, तो इसमें निकेल होता है, कॉपर होता है और जिंक का यह मिश्रण होता है, लेकिन क्या इसमें होता है, इसमें सिल्वर नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, मणिक और नीलम किसकी ऑक्साइड है। मणिक है और नीलम है, जो आप पहले से पहले पढ़ चुके हैं नीलम के लिए, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका एल्युमिनियम आंसर हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है, तो इसका प्रमुख अयस्क कौन सा हो जाएगा, इसका प्रमुख अयस्क बॉक्साइड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, कि इसमें मिलान करना है कि सूची ए से सूची, यानी कि जो कांसा है वो किसके मिश्रण से बना हुआ है, पीतल किसके मिश्रण से बना हुआ है, जर्मन सिल्वर किसके मिश्रण से बना हुआ है, और मुद्रण धातु जो होते हैं वो किसके मिश्रण से बने होते हैं। चलिए देखते हैं, तो कांसा का क्या होता है, कांसा जो होता है वो तांबा और टीन के मिश्रण से बने होते हैं। किसके, तांबा और टीन के। और पीतल जो होते हैं तांबा और जिंक के, क्या होते हैं, तांबा और जिंक के। और जो जर्मन सिल्वर होते हैं वो किसके बने होते हैं, तांबा जिंक और निकेल के। किसके, तो तांबा जिंक और निकेल के। और मुद्रण धातु जो बने होते हैं इस सीसा, एंटीमनी और टिन का मिश्रण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको ए का, इसका आंसर हो जाएगा क्या, ए का डी था, ए का क्या था, ए का डी था और बी का 3 था, तो ए का डी, बी का 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन से रासायनिक पदार्थ का लेप किया जाता है। जो हम लोग ऑडियो और वीडियो टेप देखते थे पहले, उस पर कौन सा रासायनिक का लेप किया जाता था, तो उसमें आयरन ऑक्साइड का क्या होता है, आयरन ऑक्साइड जो चमकदार होता था उसी का उसमें लेप किया, जिसे हम क्या आयरन ऑक्साइड कहते थे। कौन सा लौह अयस्क है, इसमें हमको बताना है कि कौन सा इसमें लौह अयस्क है। तो इसमें कौन सा एक लौह अयस्क है, तो मैग्नेटाइट है, जो क्या है, मैग्नेटाइट एक लौह अयस्क है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। धातु की प्रकृति कैसी होती है, तो धातु की प्रकृति हमेशा विद्युत धनात्मक होती है। क्या होती है, तो विद्युत धनात्मक होती है। सीसा पेंसिल में सीसा का प्रतिशत कितना होता है, जो सीसा पेंसिल यूज करते हैं उसमें सीसा का प्रतिशत कितना होता है, तो सीसा का प्रतिशत उसमें 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। ये भी जर्मन सिल्वर की तरह, नाम तो है जर्मन सिल्वर, लेकिन उसमें सिल्वर की मात्रा कितनी होती है, तो 0% होती है। इसमें भी है, क्या है, ये सीसा पेंसिल है, क्या है, यह सीसा पेंसिल है जिसमें सीसा की मात्रा क्या होती है, 0 होती है। चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है कि फिर हमें सूजी से मिलाना है। इसमें क्या दिया हुआ है कि मर्फिन का जो संबंध है वो किससे हो जाएगा, एनाल J6 से हो जाएगा। क्या होगा, एनाल J6 से, क्या हो जाएगा, एनाल J6 से मर्फिन का संबंध हो जाएगा। और सोडियम, सोडियम क्या है, तो सोडियम एक केरोसिन
तेल में, इसमें क्या है, किसमें क्या रखा जाता है ना, सोडियम को कैल्शियम तेल में रखते हैं। और बेरियम अम्ल का हो गया एंटीसेप्टिक है, क्या है, एंटीसेप्टिक में। और जर्मन सिल्वर क्या है, जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर मिला लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कि किसी धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज, क्या हवाई जहाज या रेल के डिब्बे पुर्जे बनाने के काम में आते हैं। तो हवाई जहाज में लोहा तो प्रयुक्त होगा नहीं, लोहा इसलिए नहीं प्रयुक्त होगा कि लोहा का वजन जो होता है बहुत भारी होता है, इसलिए हम इसे प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, तो इसमें हम एल्युमिनियम करेंगे, जो हल्का भी होता है और यह मजबूत भी बहुत होता है, इसका प्रयोग इसलिए एल्युमिनियम में करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कि स्वचालित वाहन निर्वातक का सर्वाधिक अविषालु धातु है, क्या है, स्वचालित वाहन निर्वातक के अविषालु धातु कौन सा प्रदूषक होता है, वो लेड के कारण अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीतल में कौन सी धातु होती है। तो पीतल में हमें जो धातु मिलती है वो तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है, क्या होता है, तांबा और जस्ता। देखिए दोस्तों, ये कितना बार आपको रिपीट किया गया हुआ है, RTS 97 है, उत्तर प्रदेश PCS में है, BPSC 2005 में, SSC 11-12 में। तो समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट यह क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कि निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। इसमें हमें विचार क्या करना है, कि कौन सा इसमें कथन सही दिया गया है, क्या है, कौन सा कथन इसमें सही देखना है। अग्निशामक, क्या लिखा हुआ है, अग्निशामक में खाने का सोडा प्रयोग में लाया जाता है, अग्निशामक में खाने वाला सोडा प्रयोग में लाया जाता है, ये बात तो सही है कि प्रयोग में लाया जाता है। शीशा कांच के उत्पादन में बिना बुझे चूना प्रयोग किया जाता है, तो ये भी सही है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस के उत्पादन में जिप्सम का प्रयोग होता है, ये भी सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि तीनों सही है। देखिए ये क्वेश्चन IAS 2004 में और JPCS में 2011 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी क्या करना है, विचार करना है, बताना कि इसमें से सही कौन सा होगा, कौन सा सही, कौन सा हमें देखना है। तो निर्जल सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः पके सोडियम, पाक सोडियम है, जिसे हम बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, रूप में जाना जाता है, नहीं, ये क्या है, ये गलत है। तो अगला क्वेश्चन अगला देखते हैं, कि अग्निशामक में पाक सोडा का, नहीं, पाक सोडा का नहीं, खाने वाला सोडा का, जो इसका क्वेश्चन आगे भी आपको दिया गया था, देखिए क्या लिखा हुआ था इसमें, कि अग्निशामक में जो खाने वाला सोडा है, क्या है, ये खाने वाला सोडा का प्रयोग किया जाता है, ना कि उसमें हम पाक सोडा का प्रयोग करते हैं, तो ये गलत हो गया। तो इसमें क्या है, विरंजक चूर्ण का उत्पादन हेसन क्लेयर संयंत्र से होता है, ये सही है, क्या है, हेसन क्लेयर संयंत्र के द्वारा ही विरंजक चूर्ण का उत्पत्ति। इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, कि इलेक्ट्रॉनिक में सोल्डरन प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में प्रयोग होने वाले पदार्थ कौन से हैं। तो कौन से पदार्थ हैं, तो वो हो गए शीशा और, क्या हो गए, शीशा और टीन हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, धातुएं सुचालक होती है क्यों, धातुएं क्यों सुचालक होती हैं। तो उसमें होती है, ये होती है कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, क्या होते हैं, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही ये सुचालक होती है। मुख शोधन तथा टूथपेस्ट में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। जो टूथपेस्ट हम लोग यूज करते हैं तो उसमें कौन सा चीज़ को हम प्रयोग करते हैं, तो उसमें जो हम लोग प्रयोग करते हैं, उसमें हम लोग प्रयोग करते हैं सुहाग का, क्या, आमतौर पर सुहाग का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन मेरा, कि निम्नलिखित में से कौन सा रत्न या उपरत्न नहीं है। हमें यह बताना है कि कौन सा इसमें रत्न या उपरत्न नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी है, जो रत्न उपरत्न नहीं है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कि चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण का प्रयोग करते हैं। चुंबक जो बनाने के लिए हम कौन सा मिश्रण का प्रयोग करते हैं, ये हम आपको फिर बता देते दोस्त, कि ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार एग्जाम में आपको पूछे। यदि आप सेट मारते होंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते होंगे, तो ये क्वेश्चन आप लोग हमेशा ही इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए क्या है, कि क्या करा है, चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा धातु का प्रयोग किया जाता है, तो एल्निको का प्रयोग किया जाता है, क्या जी का, एल्निको का हम चुंबक बनाने के लिए
प्रयोग करते हैं? निम्नलिखित में से कौन क्लोरोफिल का घटक नहीं है? इसमें क्या बताना है? क्लोरोफिल का जो घटक नहीं है, इसमें क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, कैल्शियम है जो क्लोरोफिल का घटक नहीं है। और कांच का गहरा नीला रंग, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में हमेशा पूछा ही जाता है। इसका क्या हो जाएगा? जो नीला रंग, जो कांच हम लोग देखते हैं उसमें जो नीला रंग रहता है वो किसके कारण होता है, यही हमें बताना है। तो ये कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण, किसके कारण? तो यह कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण कांच का रंग नीला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है, जिसमें इसमें से हमको बताना है कि ऊष्मा का जो सर्वोत्तम चालक है वो कौन सा है? कौन सा है? तो वह पारद हो गया। क्या इसका आंसर? पारद हो जाएगा। चलिए देखते हैं। यसद लेपन क्या होता है? यसद लेपन क्या होता है? तो लोहे के ऊपर जो जंग की हम जस्ता की जो चढ़ाई करते हैं लोहे को सुरक्षित करने के लिए, जिसे हम यसद लेपन कहते हैं, तो यह तरह के भी क्वेश्चन आता है। यसद लेपन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जस्ता का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो जस्ता का प्रयोग होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप क्या बनता है? क्या बनता है? तो वो बनता है सीसा बनता है। क्या बनता है? वो सीसा बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, बंगाल बेसिन में भूजल अधिकतम प्रदूषण होता है क्यों? किसके कारण अधिकतम प्रदूषण होती है? तो आर्सेनिक। किसमें? आर्सेनिक की मात्रा अधिक हो जाने के कारण बंगाल की जो बेसिन भूजल है वो प्रदूषित हो जाती है। जल में आर्सेनिक की अतुल्य अनुमत सीमा कितनी होती है? तो उसकी जो सीमा होती है, यदि इससे अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वह जल प्रदूषित हो जाएगा, यानी कि 0.05 mg पर लीटर से यदि आर्सेनिक अधिक हो गया तो वह प्रदूषित हो जाएगा। कांच क्या है? तो कांच एक क्या है? तो कांच एक अतिशीतित द्रव है। क्या है? यह एक अतिशीतित द्रव है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि लेंस किसमें बनता है? लेंस है जो किसमें बनता है? तो लेंस आपको जो बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? तो ये फिलंट कांच के बने होते हैं। किसके? तो ये फिलंट कांच के बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला मेरा क्वेश्चन है कि पायरेक्स कांच को अधिक समर्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? यदि हम पायरेक्स कांच को अधिक मजबूती देना चाहते हैं तो उससे हम क्या करेंगे? तो उसमें हम बोरेक्स मिला देंगे। क्या चीज़? तो उसमें बोरेक्स मिला देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कांच प्रलंबित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग करते हैं? तो उसमें हम कौन सा कांच का प्रयोग करते हैं? उसमें हम रेसा कांच का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोटोक्रोमैटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण उसका रंग क्या होता है? काला रंग होता है। कहते हैं गहरा काला होता है। तो किसके उपस्थिति के कारण? तो रजत ब्रोमाइड के कारण। क्या होता है? तो रजत ब्रोमाइड के कारण जो खिलाड़ी लोग जो चश्मा लगाते हैं उसका देखते होंगे कि कलर वाइज थोड़ा काला रहता है, तो उसमें किसमें प्रयोग किया जाता है? तो रजत ब्रोमाइड के कारण वो काला रहता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कांच क्या है? कांच क्या है? तो कांच मेरा एक क्या हो गया? कांच कांच हो गया एक मेरा यह एक प्रत्यस्थ ठोस है। क्या है? प्रत्यस्थ ठोस है। क्या है? प्रत्यस्थ ठोस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब मेरा अपना कि इसमें बताना है निम्नलिखित कथनों के बारे देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? कांच के बारे में आपको बताना है कि कौन से कथन इसके सही है। तो कांच अत्यंत श्यानता वाले अतिशीतित द्रव होते हैं। सही बात है, यह अतिशीतित द्रव होता है। और क्या होता है? बैगन रंग का कांच, जो बैगनी रंग का जो कांच होता है वो MnO2 के मिलाने से प्राप्त होता है। ये भी सही बात है। क्या? ये भी सही बात हो गया। मानव एक निर्मित सिलिकेट है। ये भी सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये क्रिस्टलीय नहीं होगा तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन लास्ट हो गया। चलिए दोस्तों, यदि आप इसी तरह के क्वेश्चन और भी देखना चाहते हैं और अभी चाहते हैं कि हम इस सीरीज को प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आते हैं महत्वपूर्ण उसको हम बनाते रहें, तो कृपया चैनल को लाइक दे दें, जिससे हम भी मोटिवेट हो जाएं और आपको भी यह फ़ायदा मिलते रहें। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।